अब वक्त हो चला है आपको जो आज के मेहमान हैं उनसे रूबरू करवाने का। तो आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आम इंसान के पहुंच से बाहर हो ना, तो वो कौतूहल का विषय रहता है, उसके बारे में जानकारी है, वहाँ लोग काम कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं, सिर्फ हम लोग टीवी में ही देखते हैं। तो आज बिहार विधान परिषद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम और आप मिलकर हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सभापति बिहार विधान परिषद अवधेश नारायण सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनके विषय में हम बहुत सारी बातें जो है करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्लिप के माध्यम से विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कुछ लोग अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सभापति बिहार विधान परिषद अवधेश नारायण सिंह के बारे में। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने राजनैतिक सफर की शुरुआत रांची से की, जहां से वे स्नातक विधान परिषद से चुनाव लड़े। इसके बाद वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े और लगातार उन्होंने जीत हासिल की। सभापति बनने पर इन्होंने सदन का धन्यवाद देते हुए कहा कि ये एक चुनौती भरा दायित्व है और इस आसन की सबसे बड़ी विशेषता तटस्थता और निष्पक्षता है। मैं इस सदन की बहुमूल्य विरासत को और समृद्ध करने के लिए नई पहल और बेहतर पद्धतियों की खोज जारी रखूंगा। हम और आप मिलकर सर पुनः स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आप इतने शालीन विचारधारा और के धनी इंसान हैं कि आपको देख के वो वाइब्रेशन आ रही है पूरे स्टूडियो में कि इतने बड़े पद पे आसीन होके भी इतना विनम्र होना, ये आज के ज़माने में बहुत कम देखने को मिलता है। सर, पहले बात शुरुआत शुरू से करेंगे कि इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ, कहाँ आपका जन्म स्थल है, कैसे है, आप वो बताएं। मैं भोजपुर ज़िले के एक छोटे से गांव का निवासी हूं और वहीं से प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई जी। फिर मैं गया जो कि अभी रोहतास जिला में पड़ता है, सूरजपुरा हाई स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, बड़ा नाम है उसका। और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जो कि साहित्यिक हैं, उनके पूर्वज ने उस स्कूल को बनाया था। तो वहाँ बड़ा नाम था, तो हम चले गए। हम कहे कि भाई वहीं पढ़ेंगे। नाम लिखाया, वहीं पर शिक्षा दीक्षा हुई और हायर सेकेंडरी तक वहाँ पढ़ा। वहाँ से निकलकर मैं फिर इंजीनियरिंग में गया। कुछ दिन तो मैं बीएन कॉलेज में भी पढ़ा था, लेकिन वो इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया तो मैं चला गया इंजीनियरिंग में बीआईटी सिंदरी में, धनबाद जिला में बीआईटी सिंदरी है जी। उस समय बिहार और झारखंड एक था, और बिहार और झारखंड मिला करके ये इंजीनियरिंग कॉलेज बेस्ट इंस्टीट्यूशन था। तो उसमें एडमिशन हुआ और वहाँ हम लोग उस समय वो बन रहा था, बोकारो में एक प्लांट बन रहा था, स्टील प्लांट। तो नौकरी की संभावना ज़्यादा थी कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, मेटल के बारे में। तो हमने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में ही अपना एडमिशन किया और फिर वहीं से पास किया इंजीनियरिंग। अच्छा। इंजीनियरिंग पास करने के बाद बिहार सरकार में चला आया, वहाँ नहीं गया मैं, बिहार सरकार में आया। लेकिन कुछ दिन नौकरी करने के बाद मन उब गया और एक आदमी से हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा बिहेवियर, तो हम कहे कि नौकरी में नहीं रहेंगे। चूँकि बहुत कम दिन में मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से पूर्णिया। मैं जाना नहीं चाहता था वहाँ पर। हमारे उस समय हम लोग लड़के थे एचईसी में बहुत ज़्यादा, एचईसी में हमारे बैच के बहुत लोग थे रांची में। तो मेरी इच्छा थी कि रांची में ही रहे, और हम लोग अनमैरिड थे, तो शाम को सब लोग जुटते थे, अच्छा लगता था। तो बड़ा ख़राब लगा, तो पैरवी लेकर एक पॉलिटिशियन के यहाँ गए, उनका बिहेवियर ठीक नहीं रहा। तो मैं कहा कि मैं अब
चुनाव लड़ूंगा इसके वजह से, अब नौकरी नहीं करूंगा, चुनाव लड़ूंगा आपके विरोध में। तो उन्हीं के विरोध में चुनाव लड़ा और ईश्वर ने कृपा की। एक बार तो 10 वोट से हम हार गए थे, लेकिन दूसरी बार बहुत बम्पर वोट से हम जीत गए और तब से सफलता की शुरुआत हुई। लगातार 2 बार वहाँ से जीते, रांची से। फिर चले आए बिहार और झारखंड, और बिहार का बंटवारा हुआ जी। तो मैंने बिहार को ही ऑप्ट किया, चूँकि ये हमारी मातृभूमि है। तो बिहार में है, बिहार में तब से 4 बार जीते। सब मिला करके 36 वर्ष का मेरा ये हो गया, लगातार हाउस में रहने का रिकॉर्ड हुआ है। और अभी मैं ये कहूँ कि बिहार विधान परिषद का सबसे सीनियर मोस्ट मैं सदस्य हूँ वहाँ पर। और कृपा हुई, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से आते थे। भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा वहाँ पर झारखंड में स्थिति बहुत अच्छी थी और लोगों ने मदद किया। दूसरा चीज़ था कि वहाँ सब इंजीनियरिंग का बहुत सक्रिय था, जैसे सेल था, वहाँ सेल था, मेकन था और CCL, BCCL ये सब था। उसका ये टिस्को, टेल्को सब था, जिसमें इंजीनियर लोगों की संख्या बहुत थी और सब लोग चाहते थे कि हमारा एक रिप्रेजेंटेशन बिहार सरकार में हो। तो इतना मेहनत किया वो लोगों ने कि मुझे फिर जिता दिया और सब एक था। तब से जीतने के बाद सब लोगों से मैं संबंध स्थापित किया, अच्छा मधुर, और लोग वोट देते थे। कुछ व्यवहार से भी देते थे कि व्यवहार में हम थोड़ा शांत थे और सबको इज्जत देते थे। तो जो इज्जत जो देगा उसी को इज्जत मिलेगा, ये हमारे जीवन की एक तो ये है। तो इज्जत देने के बाद तो फिर तो लगातार जीतते रहे। उस समय 8 जिला था हमारे कंस्टिट्यूंसी में, 8 जिला में, और साउथ छोटनागपुर पूरा था। इसके बाद यहाँ आ गए 2 वर्ष, 2 टर्म के बाद झारखंड का जब बंटवारा हुआ तो हमने ऑप्ट किया बिहार को। ये स्वाभाविक था कि बिहार में अपनी सब कुछ ही है और सब लोगों से जान पहचान, अपनी भूमि है, तो मातृभूमि के प्रति थोड़ा लगाव ज़्यादा होता ही है। तो हमने आया बिहार को ऑप्ट किया बिहार में। लेकिन ईश्वर की कृपा हो, यहाँ से भी गया ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से मैं खड़ा हुआ और तब से लेकर अभी तक 2000 ईस्वी में बंटवारा हुआ था, तब से लेकर अभी तक 4 बार यहाँ से भी जीत गए, तो लगातार 6 बार हो गया जीत की। इस बीच में मैं मंत्री रहा और मंत्री का दर्जा का प्राप्त भी रहा, चीफ व्हिप रहा। मंत्री मंडल के बाद फिर मुझे जिम्मेदारी मिली सभापति की जिम्मेदारी मिली और तब से लगातार सभापति में 4 बार हुआ। अच्छा, 4 बार हुआ। माननीय हमारे पार्टी का भी समर्थन था, पार्टी का भी हमको काफ़ी किया और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने का विश्वास मेरे प्रति रहता है, मुझे बहुत मानते हैं, ये मुझे एहसास होता है उनके वर्किंग से, उनके व्यवहार से, कि उनकी है ये मेरी तरफ, मुझे मानते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। और इस विश्वास का ही ये है कि मैं इस बार फिर मैं बना और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ उनके प्रति कि उन्होंने ये सम्मान मुझको दिया है। जी, और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत है, आपके काम करने का तरीका है जो इंसान को भी मजबूर करता है। ये बात भी इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। ये तो है, लेकिन एक ये है कि बहुत से लोग हैं, जी, बहुत से लोग हैं, हमारे यहाँ 75 लोग हैं, सब लोग ही अबुल हैं, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन उसमें से 75 में से एक आदमी को चुनना उस पोस्ट के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। तो ये एहसास दिलाता है जिम्मेवारी का और विश्वास का। जी। और बराबर मैं पूजा करता हूँ माँ विंध्यवासिनी का, मुझे मिर्ज़ापुर जाता हूँ
बराबर मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये विश्वास कभी टूटने नहीं पाए और ये जो संबंध बना है वो कभी छूटने नहीं पाए जी। और इसके आधार पर हम लोग चलते हैं। और ये ज़रूरी पार्टी भी का पूरा समर्थन और मुख्यमंत्री जी का भरपूर सही समर्थन। समर्थन के साथ सहयोग भी। हाँ। सर अगर क्योंकि अब हमारा जो बिहार बिहान है वो आम जनता का एक कार्यक्रम है, तो अगर इसमें हम आम जनता को अगर बताना चाहें कि विधान परिषद की भूमिका क्या है तो कैसे समझाएंगे? विधान परिषद की भूमिका ये है, इसमें कई तरह के लोग इसमें जीत के आते हैं। जैसे ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी हो गया, टीचर्स कंस्टिट्यूंसी हो गया, लोकल सेल्फ से लोग जीत के आते हैं। फिर ये विधान सभा से भी पोस्ट है, मैक्सिमम विधानसभा के लोग वोट दे के इसको करते हैं। पहले 96 थी संख्या, जब झारखंड और बिहार एक में था उस समय 96 की संख्या में हम लोग थे, लेकिन अभी 75 हम लोग रह गए, चूँकि कुछ स्ट्रेंथ चला गया उधर, 75 है। और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आने का मतलब ये है कि जब कभी विधानसभा से कोई बिल या कोई चीज़ पास होके आता है तो उस पर यहाँ डिस्कशन होता है। अपने अपने क्षेत्र के लोग इसमें हैं, तो उस क्षेत्र का जब कोई आता है, कोई बात आती है, डिस्कशन होता है उस सब्जेक्ट पर, तो ये लोग बढ़िया से अपना विचार रखते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या आता है, सरकार को उसमें जो अच्छा लगे, जो विचार अच्छा लगे उस पर सरकार विचार करती है। तो इसका ये महत्व है कि भाई इसमें लोग माना जाता है कि अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग हैं, तो उनके विचारों का बहुत महत्व है। तो सरकार उसको तरजीह देती है और जो लोग हैं चाहे जिस दल के भी हो अच्छे विचार देते हैं तो उसकी सराहना मिलती है और लोग उसको लाते हैं, अमल में लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बीइंग ए सभापति आप कैसे मैनेज करते हैं? और क्योंकि इंसान तो अगर दो लोगों को ज़्यादा बात करते हुए देख ले तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा असेंबली जब बात कर रहा हो तो वो प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, उसके बारे में बताएं। नहीं, ऐसा होता है कि पहली बार जब मैं सभापति बना जी, तो मुझे तो कोई पहले सदन चलाने का कोई अनुभव नहीं। आइडिया नहीं, लेकिन सदन में रह के कुछ सीखने का मौका मिला था। तो हमसे पूछा था पत्रकारों ने कि आपको सदन चलाने का अनुभव नहीं है, कैसे चलाइएगा? हम कि सदन चलाने का हमको अनुभव नहीं प्राप्त है, लेकिन संबंधों को लंबा निभाने का एक अनुभव प्राप्त है मुझे। आज तक जिससे मेरी दोस्ती हुई छूटा नहीं, तो इस संबंधों के आधार पर चलाऊँगा। और सब लोग लाइक करते हैं संबंध को कि अच्छा व्यवहार को, तो उसके आधार पर और वही हुआ, क्योंकि सभी पक्ष विपक्ष के लोग खुश रहते हैं। और सच बताऊं कि जब मैं कुर्सी पर बैठा रहता हूं तो ये नहीं लगता है कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, एकदम निष्पक्ष रूप से काम करने की कोशिश करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो शक्ति दो हमें कि हम कोई बदनामी नहीं रहे, या जिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है जी, उनके विश्वास को आघात नहीं लगे। ये मेरा यही है, इसी आधार पर चलाते हैं। कभी कभी तो होता ही है, हाउस है या पॉलिटिकल हाउस है, तो इसमें तो कभी कभी होता है, लेकिन ये फिर संभल जाता है, फिर समझाने पर लोग समझ जाते हैं और फिर आते हैं अपने काम करते हैं। तो कुछ ऐसी चुनौतियाँ कुछ जो आती हो जो आपको लगता हो कि मतलब ये सबसे बड़ी चुनौती है? वैसे तो जो इतने समृद्ध और इतने सालों से आप कार्य कर रहे हैं वो चुनौतियाँ आपके लिए कुछ नहीं होंगी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ये तो उससे कैसे सामना करते हैं फिर? नहीं, कभी कभी तो आती है चुनौती, जी आई भी है, जी, आई भी है, लेकिन इसको हम लोगों ने बातचीत करके मिलजुल करके काफ़ी इसको हल किया है और खूब इसका अंत बड़ा अच्छा लगा कि पहले से जो थोड़ी कटुता बढ़ी थी वो और प्रेम में बदल गया, दोनों पक्ष विपक्ष में बदल गया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं कि भाई इस तरह के जब अवसर आवे और फिर उसको पैचअप हो जाए, अब खुशी के संसार बहुत दोनों आदमी लोग अच्छा हो जाए, जी। दोनों पक्ष के लोग खुश हो जाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है।
और एक यही उपलब्धि ही है, क्योंकि आप एक ऐसे पद पे बैठे हुए हैं, एक ऐसे कुर्सी पे बैठे हुए कि आप किसी को नाराज़ नहीं कर सकते और काम नहीं, भी करना नाराज़ है, तो करने को कोशिश करते हैं कि कोई नाराज़ ना हो। जी। जब ये एक सवाल ये है कि आपके नेतृत्व में विधान परिषद ने देश में पहली बार डिजिटल हाउस बना, ये क्या है सर डिजिटल हाउस? इन्ने बार नेशनल ई विधान बना हम लोग का। अच्छा। तो इसके द्वारा केंद्र सरकार से मिलता है, और सबसे पहले हिंदुस्तान का पहला हाउस मेरा हुआ कि ई विधान के अंदर गया और डिजिटल हुआ। सब लोग अपने क्वेश्चन का ऑनलाइन क्वेश्चन भेजते हैं। अच्छा। और आंसर भी आ जाता है। जब हाउस शुरू होता है तो अपना दबाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। जो मंत्री देते हैं, जो मंत्री को क्वेश्चन का जवाब देना है, वो पहले आ जाता है उस पर, तो लोग देख लेते हैं। तो उसको देखने से फ़ायदा होता है कि उस पर सप्लीमेंट्री कर सकते हैं, पहले से उसका पढ़ लेते हैं आंसर, तो सप्लीमेंट्री करने में सुविधा होती है। बहुत सी बातें उससे जो क्षण कराती है, तो और भी प्रश्नों का समाधान उसमें निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले जो हुआ ना, ये विधान लागू हुआ, डिजिटल हुआ, तो उसमें टैब लगाया गया सबके सामने जी। ये सबके सामने और सब लोगों को ट्रेनिंग भी दिया गया। ट्रेनिंग दिए लोग कि भाई किस तरह से इसको हैंडल करेंगे, और उसको हैंडल करने के लिए हमारे यहाँ कुछ स्टाफ भी हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तुरंत ठीक करते हैं। तो इस तरह से बड़ा सक्सेसफुल रहा, और पूरे हिंदुस्तान में पहला ई विधान होने का गर्व हम लोग को प्राप्त हुआ, गौरव प्राप्त हुआ। जी। और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग का विधान परिषद पहला ई विधान चालू करने वाला हिंदुस्तान का हो गया। तो इस माने में भी बिहार प्रथम रहा। तो उसके बारे में बताएं। हम लोग दिल्ली गए थे इसके पहले, जी। तो एक कॉमनवेल्थ का होता है ये, इसी तरह का एक कॉन्फ्रेंस होता है। तो उसमें हमारे स्पीकर साहब जो हैं नंद किशोर यादव जी, वो भी गए हुए थे, और ओम बिरला जी से उनका पुराना संबंध भी है। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बार पीठासीन पदाधिकारी का सम्मेलन बिहार में हो, और ओम बिरला जी ने उनकी रिक्वेस्ट पर, नंदकिशोर जी की रिक्वेस्ट पर राजी हो गए, और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी राजी हो गए कि हाँ यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि खर्च उसमें पड़ता है, बिना सरकार के हो नहीं सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री भी उस पर राजी हो गए। अब इस तरह से हम लोगों को ये बहुत दिनों के बाद ये सम्मान प्राप्त हुआ कि यहाँ पर पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ। इसके पहले हुआ था, उनके झा जी थे, राधानंदन झा जी, उनके टाइम में हुआ था। उसके बाद अभी बहुत दिनों के बाद बिहार को ये मौका मिला। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा चुनौती था, और इसमें हमारे स्पीकर साहब जो है विधानसभा के, बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किए। बहुत अनुभवी आदमी हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर काम किए। हम लोगों ने भी सहयोग किया सब, चूँकि विधानमंडल का ही था, और पूरे भारत के विधानसभा और विधान परिषद के, विधानसभा के स्पीकर और विधान परिषद के सभापति आए थे लोग, उप सभापति, ये उपाध्यक्ष भी आए थे लोग। तो बहुत संख्या में आए थे, उनके सेक्रेटरी और सभी लोग पदाधिकारी गण आए थे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन पूरा बढ़िया से हुआ। सब लोग बहुत बड़ाई करके गए कि बिहार के बारे में एक अच्छा है। और पटना का जो सीन देखा, पटना का जो चेंज देखा, विकास देखा बिहार का, तो इससे लोग बड़ी प्रभावित हुए यहाँ आकर के। तो अपने कामों को, जो भी काम सरकार के द्वारा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो इनकी अगुवाई में जो काम हुआ है, तो उसको दिखने का और दिखाने का मौका मिला। इससे लोग बड़ी प्रभावित हुए। या लोग जा कर के कि बिहार काफ़ी उन्नति कर गया है, और पहले वाला विभाग नहीं है। इसका तो ये पक्ष हुआ है।
साथ में एकेडमिक भी हुआ कि किस तरह से इंटरेक्शन होता है कि हाउस में क्या दिक्कत क्या आ सकती है। तो सब लोगों ने अपना अपना शेयर किया और वहाँ पर हर एक स्टेट में क्या काम चल रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, ये सब शेयर होता है। तो बहुत सा बातों को इंटरेक्शन होने से नई नई बातें आती हैं कि हम भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी होगा। तो यहाँ से लोग गए और फिर उसके बाद जब समाप्त होता है ना, तो हम लोग टूर कराते हैं यहाँ पर जहाँ लोग जाना चाहे, जैसे राजगीर, गया और ये नालंदा वगैरह, ये सब लोग घूमने गए थे। और दूसरी जगह भी गए थे वहाँ जहाँ पर भी बुद्ध का स्तूप है, इसको देखने के लिए। तो यहाँ आकर इन लोगों ने देखा कि और राजगीर में जो परिवर्तन है पर्यटन के क्षेत्र में, इससे बड़े लोग प्रभावित हुए, बहुत प्रभावित हुए। बोध गया में गौतम बुद्ध का जो ये हुआ देख के, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक दिन उसी में लगाया जाता है। सब समाप्त होता है, जो जहाँ जाना चाहता है हम लोग व्यवस्था करते हैं यहाँ से, और सब लोग जा कर के बिहार को देखते हैं। तो इससे बिहार को अपना लाभ ये होता है कि प्रचार मिलता है कि यहाँ पर जो विकास के कार्य हुए हैं उसको लोग जानते हैं जी। और जान करके अपने आप बहुत से लोग इसको अपनाने की कोशिश करते हैं। में जैसे लोग यहाँ पर जो महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ जी। और पंचायतों में तो किस तरह से कार्य होता है, किस तरह से, ये सब भी समझने का लोगों को मौका मिला है। और किस तरह से गंगा के चारों तरफ जो बन गया है मरीन ड्राइव, तो मरीन ड्राइव को देख कर के लोग, बहुत लोग देखने गए जी। और बड़ा खुश हुए। किस तरह से लोगों को वहाँ स्वरोजगार भी मिला है जी। तो ये रोज़गार का भी साधन हुआ। कभी ये विकास जो जैसे आता है उसमें रोज़गार भी का भी साधन बढ़ता है, ये देख के लोग गए तो काफ़ी प्रभावित हुए। और ये हम समझते हैं कि यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी का सम्मेलन होना ये बिहार के लिए बहुत अच्छा हुआ। बिहार की प्रतिष्ठा इससे बहुत आगे बढ़ी है और सब लोगों ने बड़ाई किया है, जो लोग आए थे सब ने बड़ाई किया। तो हम लोग को काफ़ी इससे संतोष है, काफ़ी हम लोग गौरवान्वित हैं कि सक्सेसफुल हुआ। और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया इसमें। जी, अगर इस तरह के सम्मेलन होते हैं तो कहीं ना कहीं हम टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट वे में। सर, अगर हम इस विधान परिषद की उपयोगिता को अगर समझाना चाहें आम जनता को, तो हम किस प्रकार समझा सकते हैं? नहीं, उपयोगिता विधानसभा की तो ये है, जैसा मैंने पहले भी कहा जी, कि ये एक तो जब हाउस चलता है तो आम जनता की समस्याओं को सुनने का मौका मिलता है, प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, ये बातें अपनी सरकार तक पहुंचाने के लिए सरकार उसका समाधान निकालती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तो दूसरे की यहाँ पर डिस्कशन अच्छा होता है, विधान परिषद में डिस्कशन हो रही है। उम्मीद भी की जाती है कि विधान परिषद में कुछ हर एक क्षेत्र के एक्सपर्ट लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो अपने अपने क्षेत्र में जब कभी उस तरह का कोई क्वेश्चन आता है या कोई डिस्कशन होता है तो वो अपना वैल्यूएबल मत उसमें देते हैं और बताते हैं, तो इससे काफ़ी ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसका महत्व है, ये एल्डर हाउस है इसको कहा जाता है। तो इसमें सोचा जाता है कि लोग आते हैं। अच्छा, दूसरे की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि वोटर्स के दबाव में लोग करते हैं जी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर तो अपने निष्पक्ष भाव से लोग अपने बातों को रखते हैं। यहाँ पर थोड़ा पार्टी लाइन तो रहता ही है, क्योंकि पार्टी लाइन पर लोकतंत्र है, तो पार्टी लाइन पर अपना बात करते हैं। लेकिन बहुत सी बातें सलाह देते समय सरकार को निष्पक्ष रूप से सलाह देते हैं और अच्छा लगता है। जी। हम लोगों ने जब बात की तो बात के दौरान आपने पहले बताया था कि राजनीति में जब आप आए तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक वो चेतना जगी कि वो चीज़ें हम कर सकते हैं जो सामने वाला इंसान है उससे बेहतर कर सकते हैं। यानी कि इंसान को कहीं ना कहीं खुद में जब तक चेतना नहीं आएगी तब तक आप राजनीति के क्षेत्र में नहीं उतर सकते या फिर सामाजिक सरोकार में नहीं उतर सकते। बदलाव आया है जी। अब पहले बहुत बड़े बड़े लोग जो कि
अच्छे पदों पर थे, सरकारी पदों पर थे, आना नहीं चाहते थे। जी लेकिन राजनीति में एक बदलाव आया है कि अब बढ़िया बढ़िया लोग, अच्छे लोग, मतलब कि वेल सेटल लोग जो हैं और विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब राजनीति में आना चाहते हैं और आ रहे हैं। और जिनका राजनीति में बहुत से लोगों को कि ये चारित्रिक रूप से ठीक है और समाज को कुछ दे सकते हैं, समाज को बढ़िया बात बता सकते, ऐसे लोग का आना है, शुरू हो गया है और जी। बहुत लोग आ गए हैं। और इसमें हम माननीय अपने प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपनी पार्टी में अपने लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी में ला करके और अच्छे अच्छे पदों पर देते हैं, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट रहते हैं, वैसे लोगों को मंत्री भी बनाते हैं। तो ये नई शुरुआत हुई है, इसलिए अब लड़के, जो नौजवान लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो भी राजनीति में आना पसंद करते हैं। जी और लगता है कि एक करियर ये भी है कि हम अच्छा कर सकते हैं, अगर हम ठीक रहें, दुरुस्त रहें तो अच्छा कर सकते हैं। और ये मंत्र है सफलता का। देखते हैं, अपने से बड़े लोगों को देखते हैं कि कैसे पहुंच गए, इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच सकते हैं, तो एक इंस्पिरेशन आता है कि हम भी पहुंच सकते हैं। और ये लगता है कि व्हाट ए मैन हैज़ डन ए मैन कैन डू। तो जो बड़े बड़े आदमी जहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ हम भी पहुँच सकते हैं। अगर हमारी लगन ठीक हो और डायरेक्शन ठीक हो तो हम पहुँच सकते हैं वहाँ पर, जी और जनता का विश्वास हासिल करके। जी सर, जैसे कि आपने कहा कि जो चीज़ हम अगर सोच लें तो वो चीज़ हम कर ही सकते हैं, ये बस एक विल पावर अंदर होनी चाहिए। लेकिन बदलते दौर के साथ जनरेशन को ये समझाना कि आप सामाजिक के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं, तो ऐसे में जो हमारे युवा वर्ग है उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो आदमी है, आज जहाँ पर राजनीति पहुँची है या पहुँच रही है, तो इसमें तो यही है कि सामाजिक रूप से आप काम करेंगे, सामाजिक रूप से काम करके, समाज के लिए मेहनत करके, काम करके, नई नई चीज़ दे करके, तो ऑटोमेटिकली राजनीति में आपको सफलता मिलती है। बिना सामाजिक काम किए हुए, सामाजिक आदमी बने हुए, वो नहीं रह टिक सकता है राजनीति में। राजनीति में बहुत धौंस नहीं चल सकता है। सही बात। और बराबर की हम माने वो कहें आज के शब्दों में कि हम अफसर की तरह व्यवहार करें, तो वो नहीं, जनता के से सॉफ्ट व्यवहार करना होगा। और कोई डिमांड है उसको समझाना होगा, कब तक ये काम हो सकता है, और सरकार को भी उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाना जनप्रतिनिधि का काम है। और उसमें होता भी है, ये विधानसभा के माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से जनता की बात को सरकार तक पहुंचाते हैं लोग, प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, और उसका समाधान निकलता है। तो आज देखिए बिहार कितना बदला हुआ है। जी इसमें सबका योगदान है। लेकिन जो लीड लेता है, जो आगे बढ़ता है, जो इसका मुखिया होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसके विजन पर बहुत निर्भर करता है। तो ये इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाया, तो इनका विजन है, उस पर काम किया और दृढ़ता से काम किया, लोगों का विश्वास हासिल किया कि आज भी लोग कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री यही बनेंगे। तो ये एक बहुत विश्वसनीयता की बात है, और एक दिन में ये नहीं आता है, ये काम करते करते आता है, विश्वसनीयता बनती है। तो वो विश्वसनीयता हमारे नीतीश कुमार जी की बनी है, और ये जब तक रहेंगे बिहार आगे बढ़ता रहेगा, बिहार के लिए बहुत काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं एक अपनी शुभकामना भी देता हूँ कि खूब स्वस्थ रहे, खूब मस्त रहे, और बिहार के लिए बहुत दिन तक काम करते रहे। जी बिल्कुल। सर, आप इतने दिनों से कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं, पहले आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में थे, फिर आप इस क्षेत्र में आए, और इस क्षेत्र में बीइंग सभापति आपने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे बदलाव भी आपके रीजन में आए हैं। लेकिन जब आप घर जाते हैं तो फिर अपने आप को कैसे, क्योंकि देखिए जब तक आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, आपका माइंडसेट स्वस्थ नहीं होगा, आप दुनिया को वो चीज़ें नहीं परोस सकते हैं। तो इतने सक्सेसफुल चीज़ों को सक्सेस करने के पीछे आपका सक्सेसफुल मंत्र क्या है? देखिए, हम लोग जाते हैं घर में
तो बच्चों से, वो खासकर छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बहुत बिताते हैं। जी तो कोई स्ट्रेस, कोई स्ट्रेन रहता है तो वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। जी और अपने घर के, जैसे पत्नी से ही व्यवहार मेरा बहुत रहता है, अच्छा रहता है, हम लोग हंसी मजाक करते हैं। तो ये सब चीज़ आके अपने को थोड़ा डाउन कर लेते हैं, माने उसको स्ट्रेस से रिलीफ मिल जाता है। तो घर में तो हमारा बहुत अच्छा वातावरण रहता है, जी कभी टेंस नहीं रहते हैं, न घर में आते समय न घर से जाते समय टेंस नहीं रहते हैं, इसलिए बराबर एक मन में शांति बनी रहती है। जब बात हो रही है किसी भी सक्सेसफुल इंसान की, जब बात करते हैं हम, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वो घर में उनका माहौल कैसा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाहर काम करने का दम वही भर सकते हैं जो घर में खूबसूरत माहौल का निर्माण करते हैं। सर, पुनः स्वागत है आपका। और जब हम बात कर रहे थे कि आप किस तरीके से इसे मैनेज करते हैं, आपने कहा कि सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है और रहना भी चाहिए। लेकिन अभी कुछ ऐसे सवाल हैं मन में जो हमको लगता है जनता के ही सवाल हैं, वो आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी सबसे पसंदीदा बुक जो है वो कौन सी है? पहले तो हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे, जी लेकिन साहित्य से मेरा लगाव है ज़्यादा। जी जी क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसके राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह थे, बहुत साहित्यिक आदमी थे, उपन्यासकार थे। कई किताबें उनकी बहुत फेमस हुई, दरिद्र नारायण वगैरह बहुत फेमस हुई। उनके सानिध्य में मैं रहता था। और उस समय इतना टाइपिंग वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपिंग उस समय था नहीं। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी बनती थी, तो उनकी प्रेस कॉपी हम तैयार करते थे। पूरा समय दे करके उनके घर पर जाते थे। उनका, वो लोग तो राजा थे, तो उनके यहाँ जाते थे हम लोग, और बहुत घंटों समय दे दे करके मैं लिखता था, उनका प्रेस कॉपी तैयार किया। तो इसलिए काफ़ी एक साहित्य के प्रति लगाव हुई। जी और कभी कभी जाते थे तो हमको साथ लेकर के जाते थे। और ये सब, इससे सबसे बड़ा हमको अपॉर्चुनिटी मिला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब बीमार हुए थे तो उनके घर पर जाते थे बराबर, और हमको भी कई बार जाने का मौका मिला था। तो देखते थे कि वो आदमी जो कि प्रेसिडेंट रह चुका है, कितना सादगी से रहता है, कितना बढ़िया से मिलते हैं। ये सब सीखने का मौका मिलता है जी बहुत ही से। ठीक है सर। तो वही कहते हैं कि जब आप जैसा पढ़ते हैं वैसा ही मतलब आपकी दृष्टि हो जाती है देखने की, ये सारी चीज़ें हो जाती है। इस विषय पे तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। उससे पहले लेकिन बात करेंगे सर आपकी हॉबीज़ की, क्योंकि हर एक इंसान अपने लिए ज़रूर वक्त निकालता है, और हर कोई जानना चाहेगा कि जब इतने सारे लोगों को आप देखते हैं, इतना काम करते हैं, तो खुद के लिए वक्त कैसे निकालते हैं? देखिए, हमारी हॉबी की क्या है कि किताब तो पढ़ते हैं, और धार्मिक किताबों को ज़्यादा पढ़ते हैं। जी पहले टेक्निकल किताबों के प्रति आकर्षण था, जो जब आ गए हम लोग राजनीति में तो वो ख़त्म हो गया। और धार्मिक किताबों के प्रति एक आस्था, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है था कि धार्मिक प्रवृत्ति मेरी बचपन से रही है। तो इसलिए किताब भी पढ़ने की इच्छा हुई। रामायण, महाभारत और सुख सागर, ये सब मैं बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ गया हूँ। इसमें क्या अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है। और आज भी हम लोग का वातावरण जो है विधान परिषद में उस तरह का है कि किताबें आती हैं, सब लोग बढ़िया बढ़िया किताब लोगों को देते हैं, लाइब्रेरी के लिए भी आती है। कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्योंकि बीइंग ए सभापति तो आप घर से बाहर रहते हैं, लेकिन जब आप घर में आते हैं तो आप भी बिल्कुल वैसे ही आम जनता की तरह ही हैं, जिनको एक माइंड पीस की ज़रूरत होती है, खुद के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत होती है, परिवार के लिए ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहले आता है आपकी हॉबीज़। आपको कृषि के क्षेत्र में काम करना बहुत पसंद है, उसके बारे में कुछ बताएं, अपने गाँव के बारे में कुछ बताएँ। देखिए, गाँव में तो हम लोगों ने किया है कि पहले बहुत सूखा पड़ जाता था, तो मेरे दिमाग में आया, जब इंजीनियरिंग पढ़ के आया तो मेरे दिमाग में आया कुछ ऐसा किया जाए इससे राहत मिले और सिंचाई का समाधान हो जाता है। हमारे यहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता है, बहुत भी सूखा पड़ा तभी भी खेत का पटवन हो जाता है, और पानी का लेवल डाउन नहीं होता है। बड़ा बड़ा पोखरा की सफाई करवा दिया, अभी आहार है उसकी सफाई करवा रहे हैं, नदी का सफाई करवा करके बांध बनवा के
किया है और अपने पंचायत के चारों तरफ सरकार से सड़क बनवा दी है, आवागमन का साधन हो गया, और जो अनाज कम में बिक जाता था वो ज़्यादा उसका पैसा मिलता है। तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था हमने कराया है अपने पंचायत में। और बाकी सब हम लोग के बिहार के क्षेत्र पर तो सरकार कर ही रही है, लेकिन छोटे छोटे गाँवों में इसकी ज़रूरत है। कोई उसकी आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचावे तब समाधान निकलता है, लेकिन कोई पहुंचाएगा ही नहीं तो कैसे निकलता है। अब जैसे हमारा गांव है, काफ़ी इंटीरियर में था, आज उस गांव में एक बहुत बड़ा ITI बन रहा है, अब तैयार हो जाएगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि उसका उद्घाटन करें मई तक। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों को स्किल करने का एक तरीका, कि अपना नौकरी के लिए कहीं जाना नहीं पड़े, अपने सीखे और उससे नौकरी भी मिलती है। ITI में जो लोग स्किल्ड हो जाते हैं उनको बहुत सी नौकरियां मिलती हैं। क्योंकि लेबर मिनिस्टर में था, इसलिए उस टाइम में मैंने किया था वहाँ पर ITI के लिए। अच्छा। और माननीय मुख्यमंत्री ने उसको मान्यता दी थी। तो अभी वो बनकर तैयार हो गया है, तो एक बड़ी खुशी की बात है। गाँव में कुछ करोगे तो आने वाली औलाद कहेगी कि यहाँ का कोई मंत्री हुआ था तो गांव में ITI बनवा दिया। और ITI गांव में होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वो बात हमको बहुत घर कर गई और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया, इन्होंने उसका सहमति दे दी और आज बनकर तैयार है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें किए। और एक तो बीटा का SIC जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खुला है, उसकी शुरुआत हमारे ही टाइम में हुई थी। ज़मीन मिला, यहाँ पर आई थी सेक्रेटरी, ज़मीन की डिमांड की तो हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत 25 एकड़ ज़मीन दे दिया और उन्होंने पैसा दे दिया, केंद्र से पैसा मिला कि हमने कुछ काम किया है, जिस पद पर रहे कुछ काम किए। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं करने के लिए। और आज खेती भी बहुत अच्छा है, वहाँ खेत का दाम बढ़ गया, शांति है, शांति का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर कुछ दाम नहीं बढ़ सकता है। और पटना में देखिए कितना दाम बढ़ गया खेत ज़मीन का, ये कि अब शांति है। सारी चीज़ें सरकार पर निर्भर करती हैं, सरकार अच्छी तरह से चलती हैं तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। सही बात है। तो यही है। और सर जब हम बात करेंगे कि किस तरीके से, देखिए हर एक इंसान जब काम करता है तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेता है वो, और आप जो काम कर रहे हैं और फिर आपके जो शौक़ हैं वो कहाँ से आपको इतनी प्रेरणा मिलती है काम करने की? ये तो बचपन से एक होता है, जैसे जो लड़का साधारण परिवार से जन्म लेता है, जो किसी कमी में रहता है, तो उसकी बराबर इच्छा होती है कि अगल बगल देख करके हम भी वहाँ तक पहुँचे। तो एक तो ये प्रेरणा शुरू होती है आपके घर के बगल से ही शुरू होती है, गांव से शुरू होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं, आगे पढ़ते हैं तो कुछ वहाँ से प्रेरणा मिलती है, कि बड़े बड़े लोगों से साथ होता है, कुछ वहाँ से मिलती है, और फिर महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है कि किस तरह महापुरुष वहाँ पर पहुँचे और कैसे वहाँ पर पहुँचा जा सकता है कि कभी लोग 10 लोग हम लोग को भी जाने। यही प्रेरणा है, समाज से आदमी लेता है, समाज से लेता है, काम करने की धुन होनी चाहिए। जी, और अगर दोनों तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। और अब वक्त हो चला है, क्योंकि आप हमेशा सबकी सुनते हैं, आज आपको बोलना पड़ेगा एक रैपिड फायर राउंड में कि आपकी पसंदीदा चीज़ें क्या है और क्या नहीं। कुछ सवाल हैं आपके लिए सर, कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा खाना है? खाना तो हम लोग नॉन वेज खाते थे पहले, अच्छा। अब थोड़ा कम कर दिए हैं, तो चिकन और ये सब रोटी वोटी सब खाना पसंद करते हैं। ओके। लेकिन अब नहीं करते हैं, अब पूरी तरह से वेजिटेरियन ही पसंद करते हैं और सादा खाना पसंद करते हैं। सादा खाना। सर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे छुट्टी में सबसे पहले जाना पसंद करेंगे? गांव जाना पसंद करते हैं। शांति ज़रूरी है। और आज के दौर में या फिर अपने दौर में कौन सी ऐसी एक्टर और एक्ट्रेस है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और जिसको आप देखना और सुनना चाहते हैं? एक्ट्रेस जी। अच्छा, अक्षय कुमार है। पहले मैं हम लोग के दौर में जी। वो राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, ये राज कपूर, देवानंद का दौर था।
तो उनकी सिनेमा को हम लोग देखते थे, काफ़ी देखते थे। क्या बात है। और अगर लीडर की बात करें तो सबसे पसंदीदा लीडर कौन है जो लीडर तो इंस्पायर हम लोग करते हैं के, आपके? देखिए, प्रेरणा स्रोत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी हैं। जी इनको काम करने का ढंग, इनकी ईमानदारी, इनकी छवि और एक विजन, इन लोग के पास विजन जो है वो हमको बहुत पसंद है, और इसलिए इन लोग प्रेरणा के स्रोत हैं। जी। और अगर खेल की बात करें तो कौन सा खेल आपको सबसे खेल फुटबॉल और क्रिकेट। जो आप अभी भी खेलते हैं सर? अब खेलते नहीं हैं, अच्छी पसंद है। पहले हाँ पसंद है, देखते हैं। बहुत 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 शुक्रिया सर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को भी ऐसी उत्सुकता होगी कि वो आपके बारे में जाने। और क्योंकि सर समय की पाबंदी और बहुत सारे ऐसे विषय पे जो चर्चा हुई काफ़ी हमें लगता है दर्शकों को भी पसंद आई होगी, लेकिन चलते चलते सर ऐसा जो आप दर्शकों को कुछ अगर संदेश देना चाहें तो? आदमी जो मेरे लिए हमको जो पसंद है, आदमी में जी नम्रता होनी चाहिए, स्वभाव में नम्रता होनी चाहिए। उग्रता से किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है। जी और सबके प्रति एक इज्जत की भावना होनी चाहिए। जैसे हम इज्जत चाहते हैं, वो आम आदमी भी इज्जत चाहता है, तो इज्जत की भावना होनी चाहिए। और जो व्यवहार, जो दोस्त बनाइए, जिससे संबंध बनाइए, उसको निभाने की कोशिश कीजिए और निभाइए। यही मेरा ये। जी सर, आपने इतनी अच्छी बातें कही और उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। आप हमारे शो में सर आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें की और चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हमें क्योंकि अब वक्त जो है वो हो चला है विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, उठाइए अपना कलम और लिखिए हमारा पता है बिहार बिहान दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। और कल फिर आपसे पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।